अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने आज आप लोगों को नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में अंडरस्टैंडिंग देनी है कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होते हैं, इन बेसिकली इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहाँ से नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो सी हैं वो अपनी फ़ंड्स कलेक्ट करती हैं और अपनी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करती हैं। और उसके बाद कौन सा ऐसा अकाउंट होता है जिसकी थ्रू आप लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स को एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर या अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कोई बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। इसका दूसरा नाम है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, आप लोगों ने नाम सुना होगा एनजीओज़ का। एनजीओज़ बेसिकली ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनको आप नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ही कहते हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर है ईदी सेंटर। बाकी डिफरेंट किस्म के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह नॉन गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किए होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर ये रन नहीं कर रहे होते, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती हैं, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो आप लोग ये देखें कि ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन लोगों के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या होता है। तो इनके पास जो सोर्सेज होते हैं फॉर इनकम, वो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने सुना होगा अक्सर लोग डोनेशन देते हैं। तो ये जो डोनेशंस होती हैं यहाँ से इन लोगों को ये इनकम मिलती है। उसके अलावा अगर आप लोग जैसे मैंने एग्जांपल दी है ईदी सेंटर की, इसी तरह से कोई वेलफेयर क्लब्स भी हो सकते हैं, वेलफेयर क्लब्स या इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के पास दूसरी इसका सोर्स हो सकता है एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी का मतलब ये होता है कि जो भी बंदा इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बनना चाहता है वो एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस कुछ नॉमिनेटेड अमाउंट ऑफ फ़ी सबमिट करवाता है, दैट इज़ नोन एज द एंट्रेंस फ़ी। जैसे इसे आप एग्जांपल के तौर पे अंडरस्टैंड करने के लिए बोल लो कि जैसे आप लोग एडमिशन फ़ी पे करते हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन योर कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ द एडमिशन फ़ी और लमसम अमाउंट इन और वन टाइम अमाउंट। इसे आप लोग कह सकते हो एडमिशन फ़ी भी कह सकते हो। तो ये एडमिशन फ़ी भी इसका सोर्स ऑफ इनकम ही होती है। उसके बाद जब एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इसकी मेंबर्स बनने के बाद मंथली या एनुअल सब्सक्रिप्शंस जो से हैं वो पे करते रहते हैं। सब्सक्रिप्शन को आप एनुअल, मंथली या एनुअल जो सी है वो नॉमिनेटेड अमाउंट कह सकते हो, जो कि पे की जाती है बाय द मेंबर टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब्सक्रिप्शन जो सी है ये भी सोर्स ऑफ इनकम है। और अगर कुछ पर्सन जो से हैं वो सब्सक्रिप्शन मतलब एनुअली या मंथली पे करने के बजाय वो एक ही दफ़ा इसका मेंबर बनना चाहते हैं तो वो एक लाइफ मेंबरशिप फ़ी पे कर देंगे। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो सी है वो भी इसका एक सोर्स ऑफ इनकम है। और ये एक ही दफ़ा वन टाइम पेमेंट की जाती है। अब ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ी, डोनेशन या किसी भी तरह से, इनमें आप लोगों के पास दो ऑप्शंस होती हैं। हम लोगों ने ये सोर्सेज तो देख लिए, अब इन्हीं सोर्सेज से उनके कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपने एक्सपेंसेस को मीट करती हैं। तो इन एक्सपेंसेस को पे करने के बाद जो पैसा बच जाता है वो दो सूरतों में निकलता है। या तो वो सरप्लस की फॉर्म में निकलेगा। सरप्लस कब निकलेगा? जब आपके एक्सपेंसेस जो से हैं वो कम होंगे और आपके पास जो इनकम है वो ज़्यादा होगी, यानी कि आपके पास इनकम सरप्लस में बच जाएगी। और दूसरा आपका रिज़ल्ट जोन सा है वो क्या निकल सकता है? या तो आपका डेफिसिट निकल सकता है। अब डेफिसिट कब होगा? जब आपके एक्सपेंसेस जोन से हैं वो एक्सीड कर रहे होंगे, यानी कि ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू योर इनकम, यानी कि आपकी इनकम लेस होगी और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा आप लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, ये अपने पास एक अकाउंट प्रिपेयर कर रही होती हैं, दैट इज़ नोन एज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ना इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा रही हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रही होती हैं। आप लोगों ने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ समरी और अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कैश बुक।
अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे कि इसका नेम मेंशन कर रहा है कि रिसीट आपकी सारी की सारी इनफ्लोज होंगी, इनफ्लो ऑफ कैश, एंड पेमेंट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश। अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों को ये मैं अंडरस्टैंड करवाऊँ तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे आप लोगों को पता है कि अगर इनफ्लो हो कैश का तो आप लोगों के पास कैश हमेशा डेबिट साइड पे आती है, और अगर आउटफ्लो हो कैश का तो उसे आप क्रेडिट साइड पे मेंशन करते हो। तो जो आप लोगों का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, इसमें जब आप लोग ये अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो डेबिट साइड पे आप लोगों का रिसीट साइड होती है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, जो भी आपके पास करेंसी होगी। रुपीज़ है तो रुपीज़, डॉलर है तो डॉलर, यूरो है, पाउंड, जो भी आपके पास करेंसी होगी वो आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और क्रेडिट साइड पे आपके पास होती हैं पेमेंट्स। इसमें अब आप लोगों के पास सबसे पहले हर क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मेट दिया जाएगा ना, वो लिखा जाएगा यहाँ पर बैलेंस, ब्रॉट डाउन लिखा होगा, या यहाँ पर डेट मेंशन होगी 1 जनवरी, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2016 का ये बिगनिंग बैलेंस लिखा होगा। उसके अलावा या ये आप लोगों के पास यहाँ पर स्टार्ट में या फिर क्या लिखा होगा, डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाएंगी, कैश लिखा होगा, बैंक लिखा होगा, ऑफिस लिखा होगा, यानी कि ये जितना भी पैसा आपके पास एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड अवेलेबल था, ओपनिंग वैल्यूज़ जो सी हैं वो आप लोगों को गिवन होंगी, और ये आप लोगों के पास डेबिट साइड पे अवेलेबल होंगी। उसके अलावा डेबिट साइड के ऊपर आपको वो तमाम आइटम्स दी जाएंगी, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि वो तमाम आइटम्स जो कि आपके सोर्स बनती हैं इनकम का, ये सारी की सारी या इनमें से कुछ जो कि लिंक्ड होंगी आपके क्वेश्चन से के डाटा से, वो आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल होंगी। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोगों को डोनेशंस दी लिखा होगा डोनेशन, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिखा होगा। सब्सक्रिप्शन ऐसे भी लिखी जा सकती है एक ही दफ़ा में, इसके सामने अमाउंट मेंशन हो सकती है, या इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या हो सकता है, सब्सक्रिप्शन की हेडिंग देने के बाद यहाँ पर डिफरेंट ईयर्स का डाटा दे दिया जाए। जैसे 2016 का ये मैं ऊपर स्टार्ट में बता रही हूँ कि बिगनिंग है, तो आप लोगों को यहाँ पर 2016, 2017 और 2018 3 सालों का भी डाटा दिया जा सकता है, यानी कि आपका जो करंट ईयर चल रहा है 2016, 17 या इससे 15 से प्रीसीडिंग, यानी कि इससे पिछला और इससे आने वाला साल, उन सालों की सब्सक्रिप्शंस दी जा सकती हैं। इसी तरीके से जो पेमेंट्स हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास पेमेंट साइड पे डिफरेंट एक्सपेंसेस को मेंशन किया जा सकता है, जैसे रिपेयर्स वगैरह हैं, आप लोगों ने कोई रिपेयर्स की हैं, कुछ वेजेस पे की हैं, कुछ सैलरीज़ पे की हैं, कोई आपने फर्नीचर परचेज़ किया है उसके भी हाफ पे कोई पेमेंट की है। तो ये तमाम आइटम्स जो सी हैं ये आपकी आउटफ्लो ऑफ कैश को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये फर्नीचर परचेज़ किया, डेफिनेटली आपके पास से कैश जो सा वो आउटफ्लो हुआ। सैलरीज़ आपने पे की, यू पेड योर लाइबिलिटी, तो आपके पास से कैश जो सा वो आउटफ्लो में चला गया। अब इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आप लोगों को जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनमें क्या है कि यहाँ पर लिखा है कैश, बैंक और ऑफिस के पास आपके पास जो ये कैश अवेलेबल है, तो कैश जो सा ये आपका एसेट है, ठीक है, ये कैपिटल आइटम है। लेकिन जो डोनेशन है फॉर एग्जांपल या सब्सक्रिप्शन है या लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, तो ये आप लोगों के पास रेवेन्यू नेचर की है, कैपिटल नहीं है। या इसमें यहाँ पर आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है इसके साथ ही वो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है अब कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग की, या फर्स्ट ईयर के अंदर ये टॉपिक अवेलेबल है कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल आप कहते हो आपके पास जितनी भी नॉन रिकरिंग आइटम्स होती हैं, नॉन रिकरिंग और यू कैन से नॉन रिपीटिंग, जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मिलता है, वो आप लोगों की कैपिटल आइटम्स होती हैं। आप इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप फर्नीचर परचेज़ कर रहे हो,
ठीक है, फर्नीचर परचेज़ किया, इसके बदले आपके पास से कैश चला गया। अब कैश पेमेंट करने के बजाय, यानी कि ये जो आपका एक्सपेंस हुआ है, ये एक्सपेंडिचर आपका किस नेचर का बन गया? ये आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बन गया, क्योंकि ये फर्नीचर आप लोगों के लिए लॉन्ग टाइम पीरियड में होगा। फर्नीचर आप बार बार खरीदते नहीं हो, नॉन रिपीटिंग एक्सपेंस है। और नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग एक्सपेंस है, आप लोगों बार बार फर्नीचर नहीं परचेज़ करोगे, या आप एक ही दफ़ा परचेज़ करोगे फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड और लॉन्ग यूजेज। उसके अलावा जो रेवेन्यू नेचर है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर मैं दूँ तो व्हाट इज़ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू जो है वो रिकरिंग इन नेचर होता है, रिकरिंग, और यू कैन से रिपीटिंग, रिपीटिंग इन नेचर। तो जो कि आप लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट दे। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपने जिस चीज़ का बिज़नेस करते हो, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो सेलेबल गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग अ मेडिकल स्टोर, तो आपने जो भी मेडिसिन्स वगैरह परचेज़ की हैं फॉर सेल पर्पज़, और यू आर अ वेजिटेबल शॉप ऑनर, तो आप लोग जो भी वेजिटेबल परचेज़ करोगे या अपनी प्रोडक्ट्स जो कि सेलेबल गुड्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल या मेडिसन या कुछ भी चीज़ है, तो ये वाली चीज़ें जो सी होती हैं, ये आप लोगों के लिए रेवेन्यू नेचर की होगी, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है। या आप बार बार परचेज़ करोगे, सेल करोगे, फिर से चीज़ें परचेज़ करोगे, फिर जो बच जाएंगी उनको आप फिर से सेल करते जाओगे, ये रिपीटिंग एक्सपेंस है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अवेलेबल होगा, यहाँ से आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट क्या होती है क्वेश्चन की, मैं आपको अब ये टोटली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ कि क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो दिया जाता है, और इससे आपको बोलते हैं कि आप लोगों ने क्या प्रिपेयर करना है, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब आप लोगों ये अंडरस्टैंड करो कि इनकम की नेचर क्या होती है। इनकम की नेचर होती है आपके पास क्रेडिट, और एक्सपेंस की नेचर होती है डेबिट। तो आपके पास ये जो इसका फॉर्मेट बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, उसमें आप लोगों ने ये देखना है कि यू हैव टू मेंशन योर इनकम्स ऑन क्रेडिट साइड and all the items which are your expenses you have to mention that on debit side of this account। अब ये आपके पास बन गया एक्सपेंडिचर साइड, और क्रेडिट साइड आपकी हो गई इनकम साइड, इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, इनफ्लो को नहीं आप कंसीडर करोगे, अब आप सिर्फ इसे इनकम ही कंसीडर करते हुए, क्योंकि अगर इनफ्लो करें तो उसमें डेबिट साइड आ जाती है आपकी, ये इनकम और एक्सपेंस के अकॉर्डिंग। जबकि रिसीट्स जो सी हैं वो इनफ्लो के अकॉर्डिंग थी, और पेमेंट जो सी हैं वो आउटफ्लो के अकॉर्डिंग थी। इसके टाइम पे हमने एसेट को कंसीडर किया था, लेकिन अब ये हमने नॉमिनल अकाउंट्स को कंसीडर करना है। इनकम की नेचर क्रेडिट, तो चार्ज ऑन क्रेडिट साइड, एक्सपेंस की नेचर डेबिट, तो इसको हमने डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया अपने पास। टॉप पे आपके पास हेडिंग बनेगी, उस पर्सन का नेम आएगा जिसका आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, या उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका आप ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद आप लोगों ने इसके नीचे हेडिंग देनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फॉर द ईयर एंडिंग जो भी टाइम पीरियड आप लोगों को दिया जाएगा। अब आपने क्या करना है, अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये जो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा ना, यहाँ से आप लोगों ने इनकम वाली चीज़ें और एक्सपेंडिचर्स वाली साइड आइटम्स को उठा के लिखना है। लेकिन कौन सी वाली आइटम्स को, सिर्फ और सिर्फ ये मैं आप लोगों के पास दो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ कि एक तो आप लोगों ने कौन सी आइटम्स ढूंढनी है ऑफ रेवेन्यू नेचर, ओनली रेवेन्यू नेचर, और सेकेंडली यू हैव टू डील विद योर करंट अकाउंट, करंट ईयर। करंट ईयर से मतलब है दैट ईयर ऑफ विच अकाउंट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड,
या ड्रॉन, जिस साल का आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो ना, उस अकाउंट के साथ ही, उस ईयर के साथ ही आप लोगों ने डील करना है, यानी कि उससे पिछले ही साल और उससे आगे वाले साल की आइटम्स को आपने एलिमिनेट कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है, माइनस कर देना है। अब ये तमाम चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? करंट ईयर से रेलिवेंट आइटम्स, यानी कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन मोस्टली आप लोगों को अवेलेबल होती है एडजस्टमेंट्स के अंदर। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी जाती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि जी आप लोगों के पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू गिवन है, उसके अंदर आप लोगों की इतनी अमाउंट प्रीवियस ईयर की है या इतनी अमाउंट जो सी है वो नेक्स्ट ईयर की इससे रेलिवेंट जो सी आइटम है वो मेंशन है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना, फिर आपने उसको प्योर कर लेना। प्योर करने से मुराद है कि आपने जिस साल का डाटा प्रिपेयर करना है ना, जिस साल का अकाउंट प्रिपेयर करना है, आपने सिर्फ उसी साल की आइटम्स को मेंशन करना है। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की जो आइटम्स होंगी उन्हें आप लोगों ने एलिमिनेट कर देना है। जब आप लोग ऐसे प्योर करके अपने पास अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो आप लोगों के पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो आंसर निकलेगा दैट विल बी योर एक्यूरेट आंसर। तो इसकी एडजस्टमेंट जो सी है ये आपने एडजस्टमेंट्स के साथ डील देखना है कि आपकी करंट ईयर से रेलिवेंट कौन सी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपने अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हुए ये दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। एक तो आपने सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को डील करना है और दूसरा करंट ईयर से रेलिवेंट आइटम्स को डील करना है। जितने भी आपके पास फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन दी हुई हो तो इनकम साइड पर आप लोगों ने अपने पास सब्सक्रिप्शन लिखनी है इनर कॉलम में, ये रुपीज़ की कॉलम में शिफ्ट नहीं करनी डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जी 1000 रुपीज़ आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिसीट साइड पर सब्सक्रिप्शन गिवन थी और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि 200 जो है वो प्रीसीडिंग ईयर क्या है, यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग थी सब्सक्रिप्शन जो कि आपने इस साल रिसीव की, और आपने एडवांस में 400 रुपीज़ जो हैं वो रिसीव कर लिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें से लेस करोगे अपने पास प्रीवियस ईयर की जो कि 200 रुपीज़ थी, आपने इस साल रिकवर की, पीछे कितनी बच गई 800 रुपीज़, और उसके अलावा आपने जो एडवांस में रिसीव की हुई है उसे भी आप लोग लेस करोगे एडवांस को, ठीक है। आपने 400 इसमें से लेस कर देना है। तो ये इस दैट्स मीन कि आपके करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इज़ ओनली 400 रुपीज़ दैट शुड बी चार्ज इन द रुपीज़ कॉलम अंडर द हेडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्योर करना है कि आप लोगों ने जो कंसर्न्ड आपका ईयर है आपने उस साल की ही सब्सक्रिप्शन को रुपीज़ के कॉलम में मेंशन करना है, प्रीवियस ईयर और एडवांस जो भी रिसीव किया होगा उसको आप लोगों ने लेस कर देना है, ठीक है, फ्रॉम द अमाउंट। और इसके अलावा अगर तो ये क्वेश्चन के अंदर बोला जाए कि आप क्या करो, अपनी कुछ आइटम्स को कैपिटलाइज कर दो। जैसे आप लोगों के पास अपने रिसीट साइड के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड पे अगर लिखा जाए कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी, यू हैव रिसीव्ड लाइफ मेंबरशिप फ़ी, तो उसमें ये लिख दिया जाए एडजस्टमेंट। उसके बाद एडजस्टमेंट के अंदर आप लोगों को क्या बोला जाए कि आप क्या करो, कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप फ़ी। तो आपने क्या करना है, फिर इस जो लाइफ मेंबरशिप फ़ी आपको रिसीट साइड पे गिवन है ना, इसे आपने अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन नहीं करना। फिर आपने इसको डायरेक्टली कहाँ पर ले जाना है, फिर ये आप लोगों की जो आइटम होगी दैट विल बी चार्ज्ड इन योर बैलेंस शीट एज कैपिटल ऑन लाइबिलिटी साइड। कैपिटलाइज करने का मतलब है डील इट एज कैपिटल। तो ये आप लोगों की फिर बैलेंस शीट की आइटम बन जाएगी, फिर ये आपकी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आप लोगों से ये डिस्कस किया है कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर की आइटम को मेंशन करना है, कैपिटल नेचर की आइटम को मेंशन नहीं करना। होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो सी है वो कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। अगर किसी किस्म की भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तब तक अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस होगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।